हाँ जी, मुझे तो लास्ट क्लास का समझ में आ गया था सबको। एमओटी सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया। एनी डाउट एनीवन? बताओ यार। परसिमरत समझ में आ गया था बच्चे? एमओटी यस सर। दो एनर्जी ऑर्डर है ना, और उन्हीं से हमने सब कुछ करना होता है भाई। हाँ, वो मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चन मेंस के कराए दे देना लास्ट क्लास में, स्ट्रेंथ वगैरह देखने के, है ना। O2 के लिए एनर्जी ऑर्डर क्या था, याद हो गया? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। दिस वाज द एनर्जी ऑर्डर फॉर O2 टाइप। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए N2, N2 और स्मॉलर, N2 और लेसर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या चेंज नया हमने एनर्जी ऑर्डर देखा था? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। नहीं, अच्छा इसमें चेंज आ गया था ना। अरे यार, मैं सेम लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशंस को हम स्वैप कर देंगे। ये पोजीशन स्वैप होंगी, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, ऐसे हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, और वो शॉर्टकट तो था ही हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने की। तो हमने लास्ट क्लास में N2 तक कर लिया था ना, N2 को देख लिया था। N2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था और डायमैग्नेटिक आ रहा था, है ना। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 3 एंड डायमैग्नेटिक आ रहा था। सर हाँ जी। सर ये चेंज आता क्यों है वैसे? हाँ, चेंज आता क्यों है ना, इसकी बहुत गंदी सी कहानी है। तो जो मिक्सिंग हो रही होती है ना, तो जो छोटे या कम इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स जब मिक्स होते हैं, तो उनकी मिक्सिंग थोड़ी सी अलग तरह से होती है। तो S और P, तो कहानी थोड़ी सी अजीब सी होती है इसकी। ये होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बट बहुत ज्यादा उसको समझने की, या फिर समझ में आएगा भी नहीं वैसे तो, है ना। बट मैं कोशिश करता हूँ बताने की। जब हम इसको मिक्सिंग करते हैं, तो S और P के ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग हो जाती है। S और P के ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होने की वजह से, ठीक है, S और P के मॉलिक्यूल्स में इंटरमिक्सिंग होने की वजह से, जो हमारे S जो है वो साइज में छोटा होता है ना, S साइज में छोटा होता है, तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। सॉरी, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। एस की मिक्सिंग होने से ऑर्बिटल की लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी आपको पता है बच्चों, छोटी हो जाती है ना। हमने वो किया था कि sp3 का लेंथ सबसे ज्यादा होता है, sp2 का कम, sp का और कम। याद है सबको ये? ठीक। एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है, उतनी लेंथ ज्यादा होती है। तो एस की मिक्सिंग होने की वजह से, एस की मिक्सिंग होने की वजह से ऑर्बिटल की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सॉरी, फिर गलत बोला मैं, कम हो जाती है, क्योंकि एस का साइज छोटा होता है। और वो ऑर्बिटल की लेंथ कम होने की वजह से ओवरलैप भी कम हो जाता है। ओवरलैप कम होता है सिग्मा बॉन्ड का, तो उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाती है। स्ट्रेंथ कम हो गई तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसी कहानी है कुछ।
ठीक है रौनक। यस सर। तो मिक्सिंग के टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि ये चेंज आ जाता है एनर्जी ऑर्डर में। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वालों के फंडे हैं, जहां देखा वहां एक्सेप्शन चिपका दिया, क्या करें, है ना, हमें माननी पड़ेगी बात। क्लियर हो चुका। एमओटी हमें दो तीन नई चीजें बताती है ना। एक तो स्कूल में आएगा कि एक्सप्लेन यूजिंग एमओटी दैट He2 does not exist। क्या करोगे आप, कैसे करोगे स्कूल में एक्सप्लेन इसको। He2 हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, He2 में 4, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो इसका, एक बार आप निकालो जल्दी से He2 का बॉन्ड ऑर्डर। सर जीरो आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। हाँ बच्चों है ना, यस सर। बहुत मजे में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s स्टार में भी, है ना, 1s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है। तो आपको ऐसे हेंस प्रूव करना है, आपको पता ही है हम हेंस प्रूव करते हैं केमिस्ट्री में, हेंस प्रूव। तो बस 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बॉन्ड सर ऑर्डर आ फिर गया। इसमें ऐसे कैलकुलेशन शो करने की जरूरत क्या है? तो ऑब्वियस ही होगा कि अगर वो शेल कंप्लीट है तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वली होंगे, ऐसे शो भी करना होगा। यार देख, तेरे को पता है ना स्कूल में टीचर बुरा मान जाएगी, फिर है ना मार्क्स काट लेगी, फिर मेरे को मत बोलिए ये तो अंडरस्टूड है ना, मैम को ऐसे बोलेगा। यस सर। मैम सुनने वाली है तेरी, अंडरस्टूड है एक्सप्लेन करना है भाई, शो करना है। एक्सप्लेन यूजिंग एमओटी दैट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे तो ये भी अंडरस्टूड है कि He2 होता ही नहीं है। हीलियम एक हीलियम एक नोबल गैस है, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बताया बनाएगा, ये भी लिख दे कि ये भी तो अंडरस्टूड है ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चे। यस सर। एक्सप्लेन कर दिया तो मैं बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके बीच में, मतलब वो आजाद है, दोनों दोनों कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गई बात। ओके नेक्स्ट चीज बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताओ मेरे को किस किस का बताओगे। H2 प्लस, Li2 प्लस एंड H2, मैंने कहा है ना, इनका आपको मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में ऑब्वियसली आपको पता ही है 1 होते हैं, ठीक है। करो जो एक बार फिर से इसका वही बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालो, फिर मैं बताऊंगा आपको। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो इन तीनों का। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या मैंने? हाँ जी सर, स्टार्ट करिए भैया। स्टार्ट है, ओके।
H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। Li2 प्लस में कितने बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन में ख्याल से, ऑलराइट, और H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। सारा खेल यहाँ पे वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है स्टार, सिग्मा 2s, यहीं तक काम हो जाएगा हमारा। तो Li2 प्लस के लिए ही निकालने की जरूरत है, बाकी तो आपको दिख ही रहा है साथ साथ। तो Li2 प्लस के लिए निकाला मैंने, तो 2 2 4 और 1 5, ऑलराइट। तो जो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ 3 - 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5 Li2 प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। H2 प्लस है ना, तो कोई भी अजीबोगरीब चीजें जो हम नहीं सोच सकते, Li2 प्लस नहीं सोच सकते VBT से, H2 प्लस ये सब हम नहीं सोच सकते VBT से, ये सब MOT, इन सब के बारे में भी बस करना क्या है, MOT ने कुछ करना थोड़ी ना है, उसने बस ये इलेक्ट्रॉन्स गिन के ये चिपका देना है। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 0.5 आ रहा है दोनों का, और H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। ठीक है गोविंद, एनी डाउट? तो सबसे पहले तो बच्चों जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और आप याद रखोगे अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो H2 प्लस और ये Li2 प्लस, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, शायद स्कूल में ना भी पूछे, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कब, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है। समझ में आ गई बात बच्चों सबको, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। ठीक, then bond order is same unless हम, है ना, वरना तो हम बॉन्ड ऑर्डर से ही बता देते हैं स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इस तरह से बच्चों ये सब चीजों में हमको MOT को यूज करना है। और MOT C2 के बारे में बता देता है MOT, VBT नहीं बताता है C2। VBT के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से C2 डज नॉट एग्जिस्ट, बट MOT के हिसाब से C2 हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, निकाल दो एक बार इसका बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, लास्ट चीज बस। सर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है क्या? हाँ जी, है ना, अब वो शॉर्टकट से भी आ सकता है वैसे तो, बट ठीक है एक बार हमने लिख के देख लिया। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। छोटे वाले में क्या आता है, पहले पाई आता है,
ठीक है, जो सबने निकाल दिया ये 12 इलेक्ट्रॉन से 2 4 2 6 2 8 9 10, अच्छा यहीं पे खत्म हो गए 11 12। ओके, फिर एवरीवन ठीक। बॉन्ड ऑर्डर आ गया मेरे ख्याल से 2। ठीक है, 6 माइनस नहीं सॉरी 8 माइनस 4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। कई जगह बच्चों ये लिखा होता है वैसे, मतलब नॉट ऑब्वियसली फॉर नॉट स्कूल्स, कई जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में लिखेगा मिलेगा। तो इसमें बच्चों दोनों बॉन्ड ना एमओटी के हिसाब से हम दोनों पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलते। C2 अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना C2 में दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बॉन्डिंग में वो पाई में आ रहे हैं, ठीक है, ये रीजन दिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात सबको? एनी डाउट? एमओटी के हिसाब से है ना, वीबीटी की अलग कहानी है, वो बोलती थी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बनेगा, है ना। लेकिन एमओटी के हिसाब से इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बोथ बॉन्ड्स आर पाई। क्लियर एवरीवन? लास्ट चीज, एक और चीज है इसमें लास्ट, शेप्स। वो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग बनाया था। 1s और 1s जब कंबाइन होता है, बच्चों मैंने बताया था आपको, एक तो क्या स्टाइल है, बॉन्डिंग वाला स्टाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऐड अप हो जाएंगी। एक है एंटी बॉन्डिंग वाला स्टाइल, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बीच में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये है ना, कोई मिल गया कि जादू जैसी शक्लें बन जाएंगी इसमें। और यहाँ पे इसको बोलते हैं एक नोडल प्लेन। कोई पूछे आपसे तो बताएंगे आप कि देयर इज वन नोडल प्लेन इन सिग्मा 1s स्टार एंड देयर इज 0 नोडल प्लेन इन सिग्मा 1s। बताओ बच्चों, समझ में आ गया इतना सबको? कोई दिक्कत? ये शेप्स हैं ना, एनसीईआरटी में भी बनी हुई है। हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे डायग्राम इसका। सिग्मा 1s ज्वाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एड अप हो गई। सिग्मा 1s स्टार्ट, ठीक है गोविंद, समझ में आ रही बात? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बीच में सब्ट्रैक्ट हो गई तो एक नोडल प्लेन बन गया बच्चों। क्या बन गया? एक नोडल प्लेन। 2s भी ऐसी हरकत करेंगे एकदम सेम, सो आई एम नॉट ड्राइंग दैट। फिर हम आ जाते हैं अपने सिग्मा 2pz पे, ठीक है। वो जो इस तरह से दिखाते हैं सिग्मा 2pz को कि जब प्लस प्लस सेम साइन वाले वेव फंक्शन अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, सेम साइन वाले वेव फंक्शन अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको ये किसी भी तरह से शो कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है कि एक तरफ इन्होंने थोड़ा शेडेड रीजन दिखा दिया, एक तरफ अनशेडेड रीजन दिखा दिया और पूछ लिया ये बताओ कि कौन से वाला है। तो जब शेडेड शेडेड सेम साइड है, मतलब सेम साइड वाले अप्रोच कर रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बीच में एड अप हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बीच में एड अप होगी। सिग्मा 2pz। एक बार ये आईटी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी फोटो बना देंगे, पूछेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा बॉन्डिंग है, क्योंकि एक दूसरे को हेड ऑन अप्रोच कर रहे हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं बच्चों? हेड ऑन अप्रोच।
अंडरस्टूड? कोई दिक्कत परेशानी? अगर ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ऑपोजिट वेव फंक्शन वाले एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऑपोजिट वेव फंक्शन वाले एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, या ये ऐसे बना हुआ है कि शेडेड एक साइड और इसमें शेडेड दूसरी साइड, मतलब शेडेड वाला अनशेडेड वाले को अप्रोच कर रहा है, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो जाएंगी बच्चों? सब्ट्रैक्ट। सिग्मा 2pz स्टार, एंड वी विल से इसमें एक नोडल प्लेन बन गया है। क्या बन गया? एक नोडल प्लेन। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? कोई डाउट? ऐसे तो ये शक्लें इनकी ध्यान रखना है हमें। और सबसे अजीब सी अलग सी शक्ल होगी किसकी? पाए वाले की। तो जब ऐसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, या जैसे आईटी के पेपर में आया था, शेडेड शेडेड आमने सामने, अनशेडेड अनशेडेड आमने सामने। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो जो क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको? पाए साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, तो पहली बात तो पाए है ये, और बॉन्डिंग वाला पाए है क्योंकि सेम साइन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो 2py एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो बनेगा पाए 2py। एड अप हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, बर्गर बन गए बर्गर। ठीक है, पाई 2py, और ऐसा ही बनेगा पाई 2pz। ओके, एंड वी विल से देयर इज वन। अब इसमें पाई वाले में भी एक नोडल प्लेन आ गया। अभी तक बॉन्डिंग वालों में 0 नोडल प्लेन्स आ रहे थे, इसमें पाई वाले में एक नोडल प्लेन आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है रौनक? एनी डाउट? No, sir. कार्तिक पॉइंट क्लियर है? नव्या, नंदिता, बताते रहना भाई किसी को कोई भी डाउट आएगा तो। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट तो होता ही है केमिस्ट्री में, जब ऑपोजिट साइंस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। शेडेड के सामने अनशेडेड और अनशेडेड के सामने शेडेड, देन विल से कि ये क्या हो रहा है। तो ये क्या किया मैंने, एक सेकंड, प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ ऐसे बनाना था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि भाई ये एंटी बॉन्डिंग हो रही है और पाई एंटी बॉन्डिंग है। कौन सी एंटी बॉन्डिंग है? पाई एंटी बॉन्डिंग। तो देखना कुछ ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसी शक्लें बन जाएंगी। ये हमारे एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शक्लें आ गई सबकी। और इसमें 2 नोडल प्लेन आ गए इस बार, है ना? एंटी बॉन्डिंग वाले में हमेशा नोडल प्लेन एक ज्यादा ही आएगा, पहले 0
बॉन्डिंग वाले में 0 था तो उसमें 1 था, इसमें 1 है तो बॉन्डिंग वाले में, तो एंटी बॉन्डिंग वाले में दोनों रखते हैं। बताओ जो क्लियर है सबको यहाँ तक की कहानी? ठीक है, ऑलराइट। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे एमओटी, लास्ट थ्योरी इस चैप्टर की। थोड़ा सा क्वेश्चंस की स्पीक कर लेना बच्चों, प्रैक्टिस मैंने आपको भेजा भी था लास्ट क्लास में भी, है ना, क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, आप लोग कर लेना एक बार उसको जरूर सब लोग। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। तो ये भी एक कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है, काफी चीजों को एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह काफी जगह काम आएगा, 12th में भी 11th में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो एच बॉन्डिंग होता क्या है, ध्यान से समझना उसको। एक HF मॉलिक्यूल है और एक दूसरा HF मॉलिक्यूल, दो HF मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन? क्यों होता है वो हमें समझना है। तो जो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, इन तीन केस में उसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, और वो दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर्स और उसके बीच में अट्रैक्शंस डेवलप हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगी। कैसी अट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगी। तो नाम इसका दे दिया एच बॉन्डिंग, हालांकि इट इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड, ये कोई बॉन्ड नहीं है, इट इज नॉट अ बॉन्ड, बट स्टिल इसका नाम दिया गया है एच बॉन्डिंग, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इन तीन केस को ध्यान रखना है आपको। जब H का बॉन्ड F के साथ, H का बॉन्ड O के साथ, या H का बॉन्ड N के साथ हो, उस केस में, है ना, नॉर्मल डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस हमने पढ़ ही लिया है, डायपोल डायपोल में अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डायपोल्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन ये स्पेशल है। डायपोल में भी ये वाला डायपोल जिसमें H F के साथ हो, O के साथ हो या N के साथ हो, समझ में आ रही सबको बात? उसको स्पेशल नाम दिया गया है एच बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अट्रैक्शंस आ जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस फिनोमिना से हम काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, रीजन दे देंगे सबका एच बॉन्डिंग, तो आपको इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, when H is bonded to F, O or N, the charge developed is high due to high electronegativity difference. हाँ जी, समझ में आ गया सबको एच बॉन्डिंग होता क्या है? अब इस पे एप्लीकेशन देखो, क्या क्या थ्योरीज एक्सप्लेन करता है ये। तो जब हमने बच्चों
आपको 12th में भी आएगा ये चीज। जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली मास पे डिपेंड करता है ना, मास ज्यादा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा, मास ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, और अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है? हमेशा ये ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉइल करने के लिए हमें गैस स्टेट में भेजना है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है। गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर, ठीक। और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें उन्हें जुदा करने में, सेपरेट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। ऑल राइट, तो बच्चों जनरली मास के प्रोपोर्शनल होता है HCl, HBr, HI। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ClBrI का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन HF का सबसे ज्यादा देखा गया है, HF का सबसे ज्यादा देखा गया है, ठीक है। आपको पता ही है भाई, है ना, कुछ भी चीज ऐसी अलग सी हरकत आती है तो उसके पीछे थ्योरी चिपका दी जाती है। केमिस्ट्री वाले यही हरकत करते हैं कि बच्चे तो रट ही लेंगे बाद में, है ना। तो ये देखा गया कि भाई HCl, HBr, HI प्रॉपर मास के साथ बढ़ रहा था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सबसे छोटे वाले बंदे का सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो उसके लिए एक ये थ्योरी चिपका दी गई H बॉन्डिंग, कि जब HF के साथ HO के साथ या HN के साथ होता है तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं, जिसको H बॉन्डिंग बोलते हैं। बताओ जो समझ में आ गई सबको कहानी, क्यों चिपकाई गई ये थ्योरी? ये थ्योरी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेगी। 12th क्लास में पी ब्लॉक में लिखने के लिए भी आएगा ये सब चीजें, ऑर्डर याद रखना है आपको अभी से। HCl वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, और HF सॉलिड, HI भी सॉलिड। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का होता है इन सब में, ड्यू टू H बॉन्डिंग। रीजन क्या है बच्चों? H बॉन्डिंग। सेम चीज होती है 16th ग्रुप में भी, उससे टेपो याद ही आपको। मास बढ़ता जा रहा है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लेकिन वाटर जो सबसे छोटा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अगेन द रीजन इज H बॉन्डिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रही सबको बात? ये इसके यूज हैं H बॉन्डिंग के। अब कोई मुझे बताएगा कि HF और H2 में किसमें H बॉन्डिंग, किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा? HF और H2 में किसका H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? HF। हाँ HF। हाँ, HF ऑब्वियसली, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। अब तक ये बात सबको समझ आ गई होगी, है ना गोविंद? समझ आ रही बात? ठीक है सबको बच्चों? श्रेया, सिया, सबको समझ आ रही बात? साम्या, नव्या, नंदिता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उतना अट्रैक्शन ज्यादा। ऑलराइट, और उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। तो फ्लोरीन HF का H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू H2 का स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, केमिस्ट्री वाले बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डालते हैं, याद रखना है आपको। तो बच्चों एक बॉन्ड की बात करेंगे तो HF का H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, लेकिन एक HF मॉलिक्यूल कितने H बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 2 H बॉन्ड बना रहा है ना। एक HF मॉलिक्यूल बीच वाला देखोगे आप तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके? 2।
अभी समझ आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ बस, वाटर का हम बना लें चित्र। वाटर के केस में जब हम देखेंगे जितने ज्यादा एच होंगे बच्चों उतने ज्यादा एच बॉन्ड बन सकते हैं। सिंपल सा फंडा ये है। वाटर में H2 अपने आप को ऐसे सजा लेता है, आइस में, वाटर में। हाँ जी, प्लीज बताना है किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो, समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सब लोग की H ज्यादा तो H बॉन्डिंग ज्यादा, फंडा समझ आ रहा है बच्चों, H ज्यादा तो H बॉन्डिंग ज्यादा। यहाँ पे एक HF मॉलिक्यूल आप ध्यान से देखोगे तो दो तरफ से H बॉन्ड कर रहा है, दो तरफ से H बॉन्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखोगे तो 4 H बॉन्ड बना रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, ठीक है देवानी, क्लियर है ये? Yes, sir. सो एक बॉन्ड ऑब्वियसली HF का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर में H बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं, डबल बनते हैं ऑलमोस्ट। क्लियर एवरीवन? इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है HF से, ठीक। तो ये पूरी बात आपको याद होनी चाहिए कि, है ना, इस पे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पर बॉन्ड, है ना, H बॉन्ड की एनर्जी पर बॉन्ड देखेंगे तो HF में ज्यादा है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे तो H2O में ज्यादा है। ओवरऑल क्यों? क्योंकि वहां पे H बॉन्ड ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? ठीक। सो ठीक है, जो समझ आ गई ये कहानी यहाँ तक? ओके। आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस हल्की होती है पानी से, आपको पता ही है सब लोगों को, ठीक है। सॉलिड होने के बाद भी लिक्विड से हल्की है, डेंसिटी कम है उसकी। ये भी एक्सप्लेन किया जाता है आइस के स्ट्रक्चर से। विच इज अगेन explained by H bonding। बच्चों ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, हाइड्रोजन चैप्टर में भी, यहाँ पर भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर, ऐसे आपको पता है ये ऐसे सजा लेते हैं खुद को, और ऐसे सजाने के चक्कर में आइस में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस रह जाता है। क्या रह जाता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। दिस इज नोन एज ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, है ना। तो यार क्या है ये, हल्की हल्की सी बातें हैं, इनको याद करना है, रटना है ना, स्कूल में पूछेंगे बता देना है, ठीक है। Why explain using H bonding की, why ice is lighter than water? क्या रीजन लिखेंगे बच्चों? ड्यू टू ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ओपन केज मतलब खुले पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर आइस का, जिसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है तो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है। हम सोच रहे थे सॉलिड में ज्यादा पास पास होंगे, लेकिन ऐसा उल्टा हो जाता है इसमें। पैकिंग करने के चक्कर में, ये स्ट्रॉन्ग पैकिंग करने के चक्कर में, सॉलिड स्टेट बनाने के चक्कर में
इस तरह से ये खुद को सजाते हैं ओपन के स्ट्रक्चर में, और इस वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। जब आइस मेल्ट होती है, जब हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो एच बॉन्ड्स टूटते हैं, एच बॉन्ड्स टूटते हैं और ये थोड़ा पास आते हैं, एच बॉन्ड्स ब्रेक होने से ये पास आते हैं और डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ये सिलसिला चलता है, एच बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, उससे डेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद तो नॉर्मल है बच्चों, जब हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा मूव करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है। ऑलराइट, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑब्वियसली डेंसिटी कम होती जाएगी, बट आइस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये सब कहानी आपको याद रखनी है, जनरल नॉलेज की बातें हैं। एच बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। लास्ट पॉइंट आ गया बस इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर फाइनली खत्म हमारा। एक इसका थोड़ा बैकअप सा रख लेंगे, है ना, कुछ बच्चों ने शायद मैसेज किया था, तो बैकअप इसका थोड़ा प्लान कर लूंगा मैं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं हो उसमें। ओके, बाकी आप लोग क्वेश्चंस करते रहो, सब लोग कुछ डाउट्स आए तो पूछते रहो। हाँ, एक चीज और डिस्कस करनी थी कि जैसे सीबीएसई ने वो एक बताया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, टर्म 1 टर्म 2 करके सिलेबस को डिवाइड किया है ना, सबको पता है वो चीज। तो इसलिए मैंने वीकेंड बैच में, जैसे वीकेंड बैच के बच्चों ने ही बोला था कि सर ये वाला चैप्टर आ रहा है, रेडॉक्स आ रहा है, इसके बाद उसमें वो गैस स्टेट वगैरह शायद सेकंड टर्म में है ना। तो जैसा बोर्ड में हुआ है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है सिलेबस, आप लोग भी ये सब चीजें देख लेना। फिर एवरीवन, अब उसमें हो सकता है आईसीएससी में कुछ डिफरेंट हो, सीबीएसई में कुछ डिफरेंट हो, सीबीएसई में तो ये सीन है, ठीक है। तो अभी हम उसको देखेंगे उसी के हिसाब से, बाकी आईसीएससी वाले भी बता देना क्या चीज़ है, बट ठीक है, रेडॉक्स छोटा सा ही चैप्टर है, कोई इतना सर बड़ा। हमारे में चेंज नहीं है, मतलब कोई ब्रेकअप नहीं है, बट हमारे हाफ ईयर में अभी पहले रिडॉक्स है, गैस स्टेशन वो नहीं है रेडॉक्स ही अभी। है ना सबके यहाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरा मेरा काम आसान हो गया ना, ठीक है। रेडॉक्स ही है ना सबका, तो हम रेडॉक्स अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है बच्चों। सर हमारे में सर ये वाला चैप्टर खत्म करके स्कूल में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री शुरू किया है। अरे यार, वो तो हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। शायद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक शुरू किया है, अच्छा। बारे में वो किया है सर। अब ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा जो क्या ये हाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई में हाँ ये चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद पहले डाला हुआ है, ठीक है। तो ये वो तो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें जो भी है सीबीएसई के हिसाब से भी, तो पहले हम रेडॉक्स कर लेंगे, रेडॉक्स थोड़ा जल्दी निपट जाएगा, है ना, तो उसके बाद कर लेंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टार्ट, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अभी जैसा किया है फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है, आप सब लोग अपना थोड़ा देख के बता देना मुझे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितना मुझे समझ में आया, मैंने जितना देखा है, तो ये अपना क्या, रेडॉक्स के बाद फिर हम चाहे तो ऑर्गेनिक, या क्योंकि रेडॉक्स, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक, ये 3 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट टर्म के बस रहते हैं, इसके बाद रेडॉक्स हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे हैं, ऑर्गेनिक थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा पार्ट है। क्लियर एवरीवन, तो आप लोग वही सब चीजें देख के मेरे को बता देना प्लीज, बट हाँ अभी तो हम रेडॉक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो एच बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रा। इंटर मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनने ना बच्चों। इंटर मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, एच बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, HF का एक मॉलिक्यूल, HF का दूसरा मॉलिक्यूल, उनमें एच बॉन्डिंग है।
वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग हो रही है। समझ में आ रही बात बच्चों? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के एग्जांपल थे। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बहुत अच्छे से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक में भी आएगा, हर जगह आएगा जो ये चीज जनरल नॉलेज की बात है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी? जो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बना लेगी, बहुत मजे में डिसॉल्व होगी। लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको पता ही है ना? एक जैसे बंदों में बढ़िया दोस्ती होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल्स में भी, ये भी इंसान ही है ना? तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसमें ज्यादा होगी? जिस जो एच बॉन्डिंग बना लेगा वाटर के साथ आके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे 12th में आएगा टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन, तो गैस, कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी में? तो अमोनिया गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी में, अमोनिया गैस, क्योंकि वो एच बॉन्डिंग कर सकती है पानी के साथ। समझ में आ रही बात है सबको? ठीक। सो अमोनिया विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर रादर देन CO2, O2, ये दो नॉन पोलर गैसेस होगी, बहुत कम डिसॉल्व होती है। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग, विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग का माहौल बन जाता है। देखते हैं अभी। विद इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स मिलते हैं बच्चों अपने को ऑर्गेनिक्स से, देखना आप लोग ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं इसके एग्जांपल्स, और कहाँ मिलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, बायो में मिलते हैं, ठीक है, इस सब चीजों में मिलते हैं। ये बेंजीन पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, NO2 और OH। अब आप ऑर्गेनिक में इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह भी पढ़ोगे धीरे धीरे, ठीक है। आजू बाजू वाली पोजीशंस पे, कौन सी पोजीशंस पे? आजू बाजू वाली पोजीशंस पे, 1-2 पोजीशन पे। तो बच्चों इसमें आपस में ही एच बॉन्डिंग का सीन बन गया। ये O, ये H O के साथ अटैच है, इसके ऊपर क्या होगा? अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर। समझ आ रहा है सबको? एक मॉलिक्यूल के विद इन, एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग का सीन बन गया, ठीक। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, वो सब आप बाद में देखोगे, बट ऑर्थो, ऑर्थो वर्ड याद रखना। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है 1-2, आजू बाजू वाली पोजीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो वर्ड इज फॉर 1-2 पोजीशंस, एडजेसेंट पोजीशंस। ये होता है पैरा, कन्फोरिस पैरा। ऐसे अगर तो पैरों में, बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है तो पैरा हो गया।
कैसे भी याद कर लो भाई। P फॉर पैरा, P नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल। कहीं लिखा मिले आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक में हमें नॉमेनक्लेचर वगैरह करना ही आफ्टर सम टाइम। क्लियर बच्चों? तो इंट्रा एच बॉन्डिंग होगी लेफ्ट वाले में, राइट वाले में इंट्रा नहीं होगी, इंटर होगी। ये दूसरे, ये ध्यान से सुना मेरी बात, ये आपस में एच बॉन्ड बना के बैठ गए, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी ना कर पाएंगे एच बॉन्डिंग। आपस में एच, इसका एच इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे एच बॉन्डिंग में, इसका एच फ्री है, ठीक है, ये वाला एच फ्री है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा एच बॉन्डिंग। बताओ बच्चों, एनी डाउट? हर्षिमरत समझ आ गई बात? रौनक, पॉइंट क्लियर है? यस तो ये अपना इंटर देगा, इंटर एच बॉन्डिंग करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और ये हमारा इंट्रा एच बॉन्डिंग करेगा विद इन सेम मॉलिक्यूल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है बच्चों, ये आपका 12th में भी आएगा। लेफ्ट वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इंट्रा की वजह से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट राइट वाले का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बच्चों? राइट वाले का। पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो वाले से। अंडरस्टूड एवरीवन? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ना कि इंट्रा। हमें दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग करनी है, तब जाके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम, पैरा का ज्यादा। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सबको? ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है? कंफ्यूजन तो नहीं कोई? ठीक है, तो ये ऐसे ही एग्जांपल्स बनेंगे ऑर्गेनिक में। एक और देख लो। ठीक है, एक तरफ CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये एल्डिहाइड वगैरह आपने पढ़ाई है 10th क्लास में भी, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, है ना भाई? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको, बट आपको सिर्फ अभी ऑर्थो याद रखना है, बाकी का काम हम बाद में देखेंगे। अभी आपको बस ऑर्थो अभी से दिमाग में डाल लेना है। ऑर्थो इज एडजेसेंट पोजीशंस पे बेंजीन पे जब ग्रुप होते हैं, सिर्फ बेंजीन के लिए वर्ड नेमिंग ऑर्थो। एक बीच वाले थर्ड पे होता है तो मेटा होता है, वो बाद में देखेंगे। ऑर्थो, मेटा, पैरा, एंड दिस इज पैरा। देखते ही कोई पूछेगा तो बता दोगे आपकी भाई क्या? इंटर, इंट्रा एंड इंटर एच बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट फिर से किसका ज्यादा हो जाएगा? पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? एनी डाउट? यहाँ पे ही आपका चैप्टर फाइनली खत्म। बड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ी सी हमने इसमें थ्योरीज पढ़ी है चैप्टर में। फजान रूल, आयनिक कंपाउंड से स्टार्ट किया था, फिर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड देखा, इंपॉर्टेंट चीज। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। फिर शेप्स वगैरह बताने हैं ना, फिर VBT देखा, VBT बता रहा था कि बहुत सारे एक्सेप्शन देखे हमने।
कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था जो 9th-10th में हो रहा था कि ऑक्टेट ऑक्टेट खेल रहे थे तब तो हम, अब तो ऑक्टेट की ऐसी तैसी हो गई कतई। ठीक है, तो वीपीटी ने बताया कौन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कर सकता है, कौन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं कर सकता। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों सबको? एक ग्राफ मैंने यहाँ देखा था, तो मैंने शायद वो ग्राफ आपके साथ डिस्कस नहीं किया है ना, वो और देख लेते हैं। तो बच्चों आपको ये तो पता ही चल गया आपकी भाई बहुत सारे एक्सेप्शन थे हमारे ऑक्टेट रूल के, ऑक्टेट ऑक्टेट नाम की कोई चीज फॉलो नहीं करते ये लोग, है ना। बस मस्त बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो थ्योरी ये देखिए कि बॉन्ड बनाने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है। क्लियर एवरीवन? बॉन्ड बनाने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जहां पे बन रहा हो बॉन्ड बना दो, ऑक्टेट ऑक्टेट की टेंशन मत लो ज्यादा, ऐसी थ्योरी आ गई। ठीक है, तो होता क्या है, दो एटम्स रखे हुए बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं पास, जहां से सुनना इसको ग्राफ को कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूर रखे हुए दो एटम्स एक दूसरे से, है ना, बहुत दूर है, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। क्लियर एवरीवन? तो कोई इनमें अट्रैक्शंस नहीं है, जीरो अट्रैक्शंस, एनर्जी इनकी जीरो है, मिल। ओके, धीरे धीरे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्डिंग करने के लिए, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? जब एक दूसरे के पास आते हैं तो सबसे पहले अट्रैक्शंस बढ़ते हैं, पास आने से अट्रैक्शंस बढ़ते हैं। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन्स और उसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हमारा सबको, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, अट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो एनर्जी कम होगी। आपको पता है ना, जब, अच्छा मैंने बहुत बार बताया आपको, आइस आइस में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, आइस के मॉलिक्यूल्स में तो एनर्जी उसकी कम होती है। गैस गैस अट्रैक्शंस है नहीं, उछल कूद मचा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, जैसे जैसे अट्रैक्शंस बढ़ते हैं एनर्जी कम होती जाती है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे पास आएंगे ये एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव में जा रही है पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है सबको ग्राफ? एक लेवल पे आके, एक डिस्टेंस पे आके, एक डिस्टेंस पे आके इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिनिमम। बस उससे ज्यादा जब पास आएंगे, है ना, एक लेवल पे आ गए, वो चीज मिनिमम हो जाती है, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं जब एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि अब और ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा पास आने पे रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा, बोलेंगे भाई बस बहुत हो गया, थोड़ा पीछे हट जाए, हवा आने दे। ठीक है, तो पहले पास आ रहे हैं पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बढ़ रही है, एक लेवल पे आके एनर्जी मिनिमम हो जाती है बच्चों। उससे अगर हम ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम करेंगे, तो फिर रिपल्शन आएंगे, एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इनफाइन बहुत तेजी से बढ़ेगी एनर्जी। ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? क्या हुआ यहाँ पे बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। ये बन गया बॉन्ड, ये सेटलमेंट हो गई कि भाई यहाँ ये सबसे फेवरेबल पोजीशन है, इस हो गई, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, है ना। तो इस मिनिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड लेंथ। बन गया बॉन्ड। इतनी सी कहानी थी बॉन्ड की। अब नई थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ये है, नो ऑक्टेट नो, ये सब फालतू चीजें हटा दी मॉडर्न थ्योरी से, सीधे सीधे बोला कि भाई पार्टिकल्स पास आएंगे, उससे अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी आएगी। बताओ बच्चों, ये कहानी समझ में आई सबको? गोविंद, हरसिमरत, रौनक, ऋषित, बताओ यार, सबको कहानी समझ में आई है? यस सर। एनी डाउट? कन्नव, आदित्य, नंदिता, नव्या,
सामने या सबको समझ आ गया? स्टोरी सो दिस इज द डायग्राम है ना, वो एक मेंस में क्वेश्चन था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ जाएंगे। तो जो ऐसा ग्राफ, इस ग्राफ को आपको एनालाइज करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो ये ठीक है, देवयानी समझ आ गया? तो ये जो डिस्टेंस है जिस पे मिनिमम एनर्जी है, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और बच्चों इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पहले 0 पे थी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड एनर्जी। बन गया बॉन्ड। ठीक है, जो कहानी समझ आगे सबको ठीक, तो हम ये लिख लेते हैं। Approach each other, potential energy decreases. The internuclear distance corresponding to least or minimum Sir, sir, जी। sir, वो लास्ट का बॉन्ड एनर्जी नहीं होगा? And the sorry, yes, you are right, bond energy। ठीक है बच्चों, समझ आई सबको बात? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब समझ आ गया होगा आपको ये चैप्टर की कहानियाँ। ठीक है, फिर हम इसके बाद थोड़े से इजी चैप्टर्स हैं। रेडॉक्स इज इजी, बट हाँ ऑब्वियसली अब ऑर्गेनिक पहले पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में थोड़ा फोकस करना होगा हमें। ऑलराइट, ठीक है, चलो बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करते हैं। आप क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, बाय। सर आप कोई बैकअप क्लास कब करवाओगे सर इस चैप्टर की? हाँ वो मैं कराऊंगा यार, चिंता मत कर। मैं कोई जल्दी तो नहीं है ना अभी, मतलब अभी आसपास मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही रख दूंगा ना, टेंशन मत ले। सर एमओडी का सर, क्योंकि सर मंडे को सर टेस्ट है। ओ यार, मंडे से पहले थोड़ी ना हो पाएगी। नहीं सर, मंडे से पहले नहीं सर, हमारा तो सिलेबस सर वेस्पर तक ही आना है, मतलब वीवी हाँ हाँ सिर्फ शेप्स और लीव हाँ, स्ट्रक्चर आना है इस चैप्टर में मैं सर। नेक्स्ट वीक में करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत ओके नहीं ना, सर। करते हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है गोविंद? यस। हाँ नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली मैं प्लान कर लूंगा एक बैकअप क्लास का। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।